गरीब पर ठंड का कहर। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और चारों ओर हाड़ कपा देने वाली हवाएं चल रही थी। लोग दुबक कर अपने घरों में बैठे हुए थे, नहीं तो आग सेक रहे थे। मनोहर की भी ठंड में बहुत बुरी हालत थी। वह कुछ ही दिन पहले अपने गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में, लेकिन इतनी भयानक ठंड हो रही थी कि उसे नौकरी ढूंढने की हिम्मत ही नहीं हुई। मनोहर हिम्मत जुटाकर अपने घर से बाहर निकला और सड़क पर बैठे लोगों के साथ आग सेकने लगा। अरे दीपू भाई, लगता है इस बार तो ये ठंड हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, देख लेना। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। पता है इस ठंड में हमें कितना नुकसान हो रहा है। व्यापार ठप पड़ चुका है। अब कोई ग्राहक सामान लेने के लिए बाहर घर से निकलेगा ही नहीं, तो सामान की बिक्री कैसे होगी। रमेश, तुम सही कह रहे हो। कोहरे के कारण ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। अब ट्रेनें ही जब सामान को यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा पाएंगे तो ऑनलाइन सर्विस पर भी असर पड़ेगा। लोग अगर कुछ खरीदेंगे तो बीच में ही रुक जाएगा। क्या ही कर सकते हैं भाई, अब मुझे ही देख लो। मैं गांव से शहर आया था काम की तलाश में, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि मैं नौकरी के लिए कहीं जा ही नहीं पाया। मेरे पास 4-5 दिन का खर्च चलाने के लिए पैसे और बचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या काम करना जानते हो। अगर मौसम अच्छा रहा तो कल सुबह मैं तुम्हें एक सेठ के पास ले जाऊंगा, वह तुम्हें नौकरी जरूर देगा। हाँ भाई, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बस एक बार ठंड चली जाए तो मैं नौकरी मांगने के लिए फिर से घूमने लगूंगा। दीपू और बाकी लोग आग सेकते सेकते बात करते रहते हैं और आधी रात हो जाने के बाद अपने घरों में वापस चले जाते हैं। मनोहर अपने घर जाता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितनी उम्मीद लेकर गांव से शहर आया था, लेकिन पता नहीं मेरे जीवन का कष्ट कब दूर होगा, कब मुझे नौकरी लगेगी और कब मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊंगा। मैंने इतनी सारी पढ़ाई जो की है आज तक मेरे काम नहीं आई है। भगवान, अब जब मैं शहर आया हूँ तो तुमने ये ठंड का कहर ढा दिया है। अगली सुबह जब मनोहर उठता है तो वो बाहर देखता है मौसम थोड़ा कम ठंडा है। आज का मौसम थोड़ा अच्छा है। आज सारे दिन काम खोजूंगा और दीपू ने जिस सेठ के पास जाने को कहा था उसके पास भी जरूर जाकर देखूंगा। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे दीपू के पास ही जाना चाहिए। मनोहर उठकर दीपू के घर जाता है। अरे भाई मनोहर, कैसे आना हुआ, आओ चाय पी लो। अरे भाई, मुझे चाय नहीं पीनी, आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है। आप उस दिन किसी सेठ के बारे में बता रहे थे जिनके पास काम है। अगर आप मुझे उनके पास ले चलें तो मैं आपका बहुत शुक्रमंद रहूंगा। अरे भाई, पहले नौकरी तो मिल जाने दो, फिर कहते रहना मेरा शुक्रिया अदा आराम से। वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, आज का मौसम बहुत अच्छा है, चलो सेठ के पास चलते हैं। सेठ के पास जाकर दीपू कहता है, सेठ जी, आप एक बंदे को ढूंढ रहे थे ना, अपने खास काम के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है दीपू, मैं देख लेता हूँ कि ये काम कर सकते हैं या नहीं। दीपू चला जाता है। हाँ, तो आपने अपना क्या नाम बताया था? जी, मेरा नाम मनोहर है। हाँ, तो मेरे पास तुम्हारे लिए लिखाई पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक काम है। अगर तुमने वो ठीक तरीके से कर दिया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। आपने मुझे एक मौका दिया, मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी उर्दू बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने काम ठीक से किया तो नौकरी मिलेगी। अभी ये काम करो, फिर मैं देखता हूँ। सेठ जी उसे लिखाई पढ़ाई का काम समझाकर चले जाते हैं। मनोहर को काम समझ में आ जाता है और वो करने बैठ जाता है, लेकिन मनोहर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती। कुछ ही समय के बाद मौसम फिर से बिगड़ने लगता है और सेठ जी को मनोहर को वापस जाने के लिए कहना पड़ता है। लेकिन सेठ जी, मैंने जो भी थोड़ा सा काम किया है उसे आप देख तो लीजिए। देखो भाई, ठंड बढ़ने लगी है, मैं ये काम कल देख लूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ सब बंद करके। जब मौसम खुलेगा तो मैं दुकान खोल दूंगा, तुम आकर यहाँ काम मुझे दिखा देना। ठीक है सेठ जी, तो मैं इंतजार करता हूँ मौसम के खुलने का। मनोहर उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। मनोहर को फोन आता है तभी उसकी माँ का। हेलो बेटा,
कैसा है तू? मेरा फोन भी नहीं उठाता। आज उठा लिया है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दे। तेरा काम कैसा चल रहा है? वहाँ तू ठीक तो है ना? सुना है शहर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। क्या बताऊं माँ, सब बुरा चल रहा है। इतनी ठंड हो रही है कि लोग अपने काम काज को भी नहीं जा पा रहे हैं। दुकानें नहीं खुल रही, यातायात बंद है। मैं परेशान हो गया हूँ। अगर 2-3 दिन में ये मौसम नहीं खुला तो मुझे गांव वापस आना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं वापस आऊंगा भी कैसे, क्योंकि वाहन भी नहीं चल रहे हैं और 2-3 दिन के बाद हो सकता है मेरे पास पैसे भी न बचे। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मनोहर की माँ उसे दिलासा देकर फोन रख देती है। मनोहर अगली सुबह का इंतजार करने लगता है और सुबह होते ही और ठंड बढ़ जाती है। मनोहर और दुखी हो जाता है। वो फिर भी हिम्मत बांधकर किसी तरह सेठ जी के घर पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। सेठ जी का लड़का दरवाजा खोलता है। अरे भाई, जब तुमसे कहा था कि कामकाज की बातें दुकान पर आकर किया करो तो घर पर क्यों आए हो? मैं दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकता। ठंड बहुत है और पिताजी को भी कल रात से ही बुखार आया हुआ है। एक बार उनका बुखार चले जाने दो, फिर अपनी राय बताएंगे। मनोहर मुंह लटका कर वहां से वापस आ जाता है। तभी वह अपने घर में एक चूहा देखता है। एक तो मेरे घर में पहले ही इतनी परेशानी है, ऊपर से ये चूहा न जाने कहां से आ गया। इस कम्बकत ने ही मेरे कंबलों में कुतर कुतर कर छेद कर दिए हैं। अब तो रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? चूहा उसे देखता हुआ अपने बिल में घुस जाता है। मनोहर अगली सुबह दीपू के घर जाता है। दीपू बाहर आग सेक रहा था। दीपू भाई, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सेठ जी के यहाँ तो बात नहीं बनी, कहीं और नौकरी मिली तुम्हें? मैं अभी और कहीं देखने की नहीं सोच रहा हूँ भाई। सेठ जी की तरफ से कुछ जवाब आ जाए तो आगे की बात सोचूं। लगता है भाई मनोहर, तुम्हें किसी ने खबर नहीं दी। सेठ जी को बहुत तेज बुखार आया हुआ था और उनकी कल रात को मृत्यु हो गई है। अब उनकी दुकान शायद ही कभी खुले। उनका परिवार ठंड खत्म होने के बाद उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाएगा। मनोहर ये बात सुनकर चौंक जाता है। क्या कह रहे हो दीपू भाई? सेठ जी अब नहीं रहे? जानता हूँ विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में कब किसके प्राण निकल जाएं कोई नहीं जानता भाई। मनोहर निराश होकर आगे शहर में चला जाता है। वह जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। एक बिल्डिंग के नीचे से गुजरते हुए मनोहर के ऊपर एक आदमी बाल्टी का गंदा पानी फेंक देता है। मनोहर पहले ही ठंड से कांप रहा था। पानी गिरने के बाद वह लगभग बेहोश ही होने वाला था। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तुम तो पूरे भीग गए हो। ऐसी ठंड में ऐसा गीले रहना सही नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, अंदर आ जाओ। सतीश मनोहर को अपने घर के अंदर ले जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम नीचे से गुजर रहे हो। मैंने अभी अभी कपड़े धोए हैं, इसलिए सोचा कि उसका पानी फेंक देता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे भाई, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं गांव से निकला था एक नौकरी पाने के लिए और अब यहाँ आया हूँ तो ठंड के कारण सब ठप पड़ा हुआ है। ना कहीं मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही मुझे आगे कोई काम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ना तो ये ठंड खत्म होगी और ना ही मुझे काम मिलेगा। ऐसी ठंड में काम मिलना तो मुश्किल है भाई, लेकिन तुम प्रयास करते रहो। एक दिन भगवान ने चाहा तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। सतीश उसे चाय पिलाता है और कुछ देर उससे बात करता है। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, शायद इसलिए क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि तुम नौकरी ना करो। हो सकता है उसके पास तुम्हारे लिए और बेहतर प्लान हो। मुझे झूठा दिलासा मत दो भाई। मुझे पता है अगर भगवान मेरे लिए कुछ सोच रहा होता तो अब तक मुझे कुछ ना कुछ काम दे दिया होता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अब ये ठंड पता नहीं कितने लोगों की जान लेगी। कल ही जो व्यक्ति मुझे नौकरी देने वाला था उसकी मौत हो गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है। सतीश उसे कुछ गर्म कपड़े देकर घर से विदा करता है। मनोहर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि चूहे ने उसके एक पैंट की जेब कुतर दी है।
मनोहर आग बबूला हो जाता है और अपनी सारी ठंड भूलकर चूहे को ढूंढने लगता है। उसे चूहा अपने बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिलता है। मेरा आज से पहले कभी इतना दिमाग खराब नहीं हुआ। मैं इस चूहे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे अपने घर को ही क्यों ना तोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं इस चूहे को अब जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसने मेरी परेशानियों को दोगुना कर दिया है, मेरे कंबलों में छेद कर दिया और अब इसने मेरी इकलौती बाहर पहनने वाली पैंट को भी खराब कर दिया है। मनोहर डंडा उठा लेता है और चूहे को मारने लगता है। चूहा फुदक फुदक कर कभी इस कोने भागता तो कभी उस कोने। मनोहर गुस्से में चिल्लाता है, एक जगह रुक जा शैतान, आज वैसे भी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने बहुत परेशान कर लिया मुझे। अब मैं नहीं देखूंगा कि तू मेरी कौन सी चीज पर बैठा है, मैं उसके साथ ही तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। और मनोहर बिना कुछ देखे समझे अपने सामान पर डंडा चलाने लगता है। जहाँ जहाँ चूहा भागता, मनोहर बिना देखे समझे वहाँ डंडा घुमाने लगता। फिर चूहा अपने बिल में घुस जाता है। मनोहर एक फावड़े से उस चूहे का बिल खोदना शुरू कर देता है। मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था, जिंदा तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। तू चाहे बिल में छुप जा या फिर आसमान में उड़ जा। मनोहर उस चूहे के बिल को खोद डालता है और बिल खोदने के बाद उसे चूहे के बिल में एक पोटली दिखाई देती है। अरे ये कैसी पोटली है, चलो इसे खोलकर देखते हैं। मनोहर उस पोटली को खोलकर देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी भरे हुए थे। मनोहर को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई है। भगवान तू कितना दयालु है, मैंने तुझे कितना गलत समझा। तूने चूहे का भेष बनाकर मुझे ये सोने चांदी दिए हैं। सतीश ठीक ही कहता था कि तू नहीं चाहता कि मैं नौकरी करूं, इसलिए तूने मेरी नौकरी कहीं लगने नहीं दी। मैं ये सामान लेकर वापस अपने गांव लौट जाऊंगा प्रभु। मनोहर हाथ जोड़कर और उस पोटली को लेकर सो जाता है। अगली सुबह ठंड काफी कम हो चुकी थी। मनोहर ईश्वर का ऐसा इशारा समझ चुका था। उसे जाते वक्त दीपू मिलता है। क्या हुआ मनोहर भाई, वापस जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और वो अपने गांव वापस चला जाता है और अब ठंड भी धीरे धीरे घटने लगती है। अमीर गरीब बहनें। रूपनगर गांव में अशोक अपनी पत्नी आशा और अपनी 2 बेटियों मानसी और गीता के साथ रहता था। दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। गीता मानसी से बड़ी थी और वो स्वभाव से बहुत शांत और दयालु भी थी। वहीं दूसरी ओर मानसी बहुत लालची और बहुत ही घमंडी थी। एक दिन की बात है। गीता बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। लड़के वालों को मैं पहले से जानता हूँ। उनकी बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। पापा, उनके पास पैसे और बड़ी गाड़ी तो है ना, नहीं तो ये शादी के बाद भी हमसे ही पैसे मांगने आया करेगी। चुप कर तू। अगर गीता की किस्मत में होगा तो उनके घर गाड़ियां भी चलने लगेगी, और किस्मत अच्छी ना हो तो चलती गाड़ियां भी बंद हो जाती है, समझी? तभी गीता अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी जैसा आपको सही लगे, आप जो करोगे अच्छा ही होगा। बेटा, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे मन को तसल्ली मिल गई है। कुछ ही दिनों में बहुत ही साधारण तरीके से गीता की शादी हो जाती है। गीता के ससुराल में उसके सास ससुर थे। राहुल की अपनी कपड़े की दुकान थी, जो पहले राहुल के पिताजी चलाया करते थे, और अब वहाँ राहुल बैठा करता था। गीता अपने नए परिवार में बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद मानसी के लिए भी एक बड़े से घर से रिश्ता आता है, और मानसी फट से हाँ कर देती है। पिताजी, मेरी शादी ना पूरी धूमधाम से होनी चाहिए, गीता की शादी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी शादी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आखिर मेरे ससुराल वाले इतने अमीर हैं, तो उनकी किसी भी कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में अशोक कर्जा उठाकर बहुत ही धूमधाम से मानसी की शादी कर देता है। मानसी का पति एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर था, और उसकी सैलरी का पैकेज भी अच्छा था। उसका ससुर रिटायर अध्यापक था। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मानसी को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड था। एक दिन की बात है। एक दिन गीता अपनी बहन मानसी को फोन करती है।
अरे मानसी, शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तू अभी तक जीजा जी को लेकर हमारे घर पर नहीं आई। राहुल जी कब से बोल रहे थे कि उनको यहाँ बुला लो, सब लोग मिल लेंगे। बताऊं, अब ये कभी मुझे मूवी दिखाने ले जाते हैं तो कभी बाहर घुमाने, समय ही नहीं मिलता। और अभी तो लास्ट वीक ही हम गांव से होकर आए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे जैसा घर चाहिए था तुझे बिल्कुल वैसा ही घर मिला है। हाँ, इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। जीजा जी की तरह कोई मिल जाता तो पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होता। अच्छा दीदी, अभी मैं ना फोन रखती हूँ, हमें कहीं बाहर जाना है। और हाँ, देखती हूँ इनको बोलकर, जल्दी आने का बना तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद दोनों बहनें फोन कट कर देती हैं और ऐसे ही समय बीतता रहता है। गीता अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी और दुकान पर भी जाकर अपने पति राहुल का काम में हाथ बटाती थी। एक दिन मानसी अपने पति के साथ उनके घर आती है। दीदी, ये लो, मुंह मीठा करो, इन्होंने मेरे लिए नई गाड़ी ली है, अब मैं अकेले कहीं भी आ जा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे जीजा जी, आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। और हाँ, अब आप भी कोई छोटी सी गाड़ी ले ही लो, आपके जो बजट में हो। अरे हमें कार की क्या जरूरत है, पूरा दिन तो दुकान पर ही रहना होता है और कहीं बाहर जाना हो तो मोटरसाइकिल तो है ना। भाई, गीता दीदी तो शिकायत नहीं करती, लेकिन अगर मैंने मानसी को मोटरसाइकिल पर कहीं ले जाना चाहा ना, तो ये तो मेरे साथ ही ना चले। दीदी यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेती। ऐसे मानसी अपनी बहन गीता और जीजा जी को बातों ही बातों में जलील करती है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये लोग गाड़ी लेने की खुशी में मिठाई देने आए थे या फिर हमें जलील करने आए थे। अरे आप भी ना क्या लेकर बैठ गए, इसकी तो आदत है, वो तो मुंह फटे कुछ भी बोल देती है। और वैसे भी आप किसी से कम थोड़ी ही ना हो। राजीव तो किसी कंपनी में काम करता है और मेरे पति तो खुद ही मालिक हैं। आप चाहो तो उनके जैसे 10 गाड़ियां खरीद सकते हो। गीता की बातें सुनकर राहुल बहुत मोटिवेट होता है और वो दिल्ली मुंबई से कपड़े मंगवाकर अपनी दुकान पर सामान भरता है। अब लोगों को कम दाम पर अच्छे कपड़े मिल जाते थे, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। गीता घर का सारा काम खत्म करके राहुल की मदद किया करती थी। लोग जो एक बार उनकी दुकान से सामान लेते थे वो कहीं और नहीं जाते थे। ऐसे राहुल की दुकान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगी थी। अब राहुल कुछ ही समय में उस दुकान के साथ ही एक बड़ा सा मॉल खोल लेता है। वहां पर वो तरह तरह की वैरायटी के कपड़े रखता है। अब शहर के बड़े बड़े लोग भी उनके मॉल से शॉपिंग किया करते थे। बेटा, अब तुझे घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। राहुल ने घर पर काम करने के लिए 2 काम वाली रखी हैं। हाँ माँ जी, लेकिन आपको चाय तो मैं ही अपने हाथ से बनाकर दूंगी। हाँ बेटा, तेरे हाथ से बनी चाय का स्वाद ही अलग है। ऐसे सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। गीता के घर अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उनका नाम भी शहर के अमीर लोगों में था। एक दिन गीता अपने ड्राइवर को लेकर मानसी के घर जाती है। जैसे ही गीता अंदर जाती है, वो देखती है कि मानसी और राजीव आपस में लड़ रहे थे। घर में खाने के लिए सामान नहीं है, पिताजी बेचारे अपनी पेंशन के पैसों से सामान लाने लग गए हैं। जब से तुम्हें कंपनी से निकाला है, घर पर पड़े रहते हो और कहीं और जाकर कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। क्या जरूरत थी तुमको अपनी कंपनी में इतना बड़ा घोटाला करने की। वो तो पापा जी हैं जो हर महीने उनकी पेंशन आ रही है तो घर पर खाना बन रहा है, नहीं तो सब भूखे ही मर जाते। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुमसे शादी हो गई मेरी। हाँ हाँ, जब सब ठीक था तो कहती थी गीता दीदी से अच्छी किस्मत पाई है मैंने जो तुमसे शादी हुई। अब मेरा समय खराब क्या चल रहा है तो कैसे बोल रही हो। तभी राजीव की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो देखता है कि गीता सामने खड़ी है। अरे गीता दीदी, आप यहाँ? दीदी, आप यहाँ अचानक बताकर तो आती। बताकर आती तो क्या अपनी बहन को अपनी हालत के बारे में बताती। दीदी किस मुंह से बोलती कि हम किस हालत में हैं।
ये तो किसी के भी साथ हो सकता है मानसी। भगवान हर किसी का समय एक जैसा नहीं रखता, तो चिंता मत कर, मैं इनसे बोलकर कुछ करवाती हूँ। दीदी, आप जीजा जी से बोलकर इन्हें अपने मॉल में काम पर रखवा लो ना, ये अपनी पूरी मेहनत से काम किया करेंगे। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इनसे बोल दूंगी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ और ये लो कुछ पैसे रख लो, ये काम आएंगे तुम्हारे। गीता 10,000 रुपए मानसी को देकर वहां से अपने घर चली जाती है और वो राहुल को सारी बात बताती है। राहुल राजीव को अपने मॉल में काम दे देता है।